मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग बायो अवेबिलिटी करके एक नया चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हमारा जो सब्जेक्ट है, इसमें नया चैप्टर देखने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस और लिस्ट ऑफ फैक्टर जो है इंट्रोडक्शन पोर्शन है, और जो डेफिनेशंस है वो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आती है। ठीक है, एक एक नंबर के लिए, दो नंबर के लिए आती है। और फैक्टर का बाइफर्केशन और मेन जो क्लासिफिकेशन कैसा किया गया है वो हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। ठीक है, सबसे पहले हम बायो अवेबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। इट इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट एंड रेट। ठीक है, ध्यान देना है वर्ड पर, एक्सटेंट एंड रेट टू विच एक्टिव इंग्रेडिएंट इज इन द ड्रग प्रोडक्ट रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन इन इट्स एक्टिव फॉर्म। बायो अवेबिलिटी का मतलब होता है, अगर इस वर्ड को मैं ब्रेक कर दूं यहां से, बायो मतलब होता है हमारा लिविंग सिस्टम, हमारी बॉडी, और अवेबिलिटी मतलब उसका पहुंचना। ठीक है, वो कितने अमाउंट में और किस रेट से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है इन इट्स एक्टिव फॉर्म टू द टारगेट साइट, इसको हम कहेंगे बायो अवेबिलिटी। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब कि ब्लड में आना। ठीक है, समझ में आ गया? तो याद रखना है, रेट एंड एक्सटेंट टू विच एक्टिव इंग्रेडिएंट, ड्रग फॉर्मुलेशन कोई भी ले रहे, फॉर एग्जांपल हमने 500 mg का पैरासिटामोल का टैबलेट लिया है। ये टैबलेट जाते बराबर तो अच्छा नहीं दिखाता है ना, इसको बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। डिसइंटीग्रेशन होगा स्टमक में उसका, फिर डिसोल्यूशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, बाद में वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा। बराबर, तो ये जो टाइम लैग है, ये जो समय है, ये समय को हम कहेंगे बायो अवेबिलिटी। टारगेट साइट पर पहुंचने के लिए उसको कितना समय लगा और वो कितनी अमाउंट में पहुंचा, उसको हम कहेंगे बायो अवेबिलिटी। बायो अवेबिलिटी अगर समझ गया तो बाकी की चीजें समझना आसान है आपके लिए। ठीक है, नाउ एब्सोल्यूट बायो अवेबिलिटी मतलब क्या होता है? व्हेन द ड्रग और एक्टिव इंग्रेडिएंट रीचेस अप टू 99.9, क्या बोला मैंने? देखो, 99.9% एट द टारगेट साइट called as absolute bioavailability। जब हमारा प्रोडक्ट और हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट 99.9% अपने टारगेट साइट पे रीच कर लेता है, then the availability is known as absolute bioavailability। समझ में आ गया एब्सोल्यूट मतलब? और ये एग्जांपल के लिए हम याद रखेंगे, पैरेंटल प्रोडक्ट्स या आईवी जो हम इन्फ्यूजन से देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, यही प्रोडक्ट जो है वो 99.9 अवेबिलिटी तक पहुंचते हैं। ठीक है, अगली डेफिनेशन है रिलेटिव बायो अवेबिलिटी। जब, अब पहले बता दे रही हूँ, यहाँ से देख लीजिए, इट इज द अवेबिलिटी ऑफ ड्रग फ्रॉम डोसेज फॉर्म एज कंपेयर टू रेफरेंस स्टैंडर्ड। इसको समझ लेंगे, कोई ड्रग है, कोई फॉर्मुलेशन है, नया बना हुआ है, उसकी बायोअवेबिलिटी हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेफरेंस प्रोडक्ट के साथ जब कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं, ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है, मार्केट में आ चुका है, एस्टैब्लिश है, उसको हमने स्टैंडर्ड माना है, रेफरेंस कंसिडर किया है, और न्यू प्रोडक्ट को उसके साथ रिलेट कर रहे हैं, उसकी बायोअवेबिलिटी कितनी आएगी करके। ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव बायोअवेबिलिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड के साथ में जब हम रिलेट करते हैं तब उसको कहेंगे हम रिलेटिव बायोअवेबिलिटी। ठीक है, अब इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर फैक्टर देखने जा रहे हैं। मैंने आपको वहां पर लिख के दिया है फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेबिलिटी। कौन से फैक्टर है जो बायोअवेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं कि इससे ज्यादा हो जाएगी या इससे कम हो जाएगी, ये उसके ऊपर हम देखने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, क्या बोला मैंने? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। उसके अंदर 3 हमारे और बीट्स हैं, जैसे कि pKa मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब ये जब डिटेल में जब लूंगी तब आपको अच्छे से बताऊंगी। फिर सेकंड है पार्टीशन कोएफिशिएंट, मतलब कितना एक्वस नेचर का है वो ड्रग और कितना वो लिपोफिलिक है, ये वो इसके अंदर में आएगा। और पार्टिकल साइज मतलब कि उसका साइज रिडक्शन कैसे हुआ है, वो किस तरीके से देने वाला है अपना बायोअवेबिलिटी। सेकंड है फार्मास्यूटिकल फैक्टर। फार्मास्यूटिकल फैक्टर मतलब डोसेज फॉर्म कौन सा है वो, वेदर वो टैबलेट है, कैप्सूल है, सस्पेंशन है, सिरप है, क्या है। और मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल मतलब कि आपने जब उसको बनाया है तो आपसे उस समय कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, जिस वजह से उसका एब्जॉर्प्शन और बायोअवेबिलिटी मैटर करता है। हाँ, डिसोल्यूशन रेट मतलब कि वही डिसोल्यूशन मैंने बताया, डिसइंटीग्रेशन के बाद में डिसोल्यूशन। ठीक है ना, अगर वो भी प्रॉपर नहीं हुआ तो वहां पर भी बायोअवेबिलिटी से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं।
उसके बाद में थर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कि बॉडी सिस्टम, हमारा बायो, हमारे लिविंग बॉडी की सिस्टम में कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को फर्क करने वाले हैं। कैसे? इफेक्ट ऑफ जीआईटी फ्लूइड, हमारे बॉडी में स्टमक में जीआई में बहुत सारे फ्लूइड्स प्रेजेंट रहते हैं, ये फ्लूइड भी अफेक्ट करते हैं किसी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी अच्छी होगी। फिर सेकंड है फास्ट इफेक्ट, लीवर में कुछ ड्रग जाकर डायरेक्टली मेटाबोलाइज हो जाती है रादर देन दी टारगेट साइट पे जाने की अपेक्षा वो लीवर में जाकर मेटाबोलाइज हो रहा है, अपना एक्शन शो ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स ऐसे रहते हैं ना, जीआई ट्रांजिट फॉर्म, मतलब कि हमारा जो ड्रग है वो जीआई ट्रांजिट से कितना समय लगा उसको इंटेस्टाइन में आने के लिए और कितना समय लगा उसको एब्जॉर्प्शन के लिए जाने के लिए, ठीक है। ये भी फर्क करता है कि बायो अवेलेबिलिटी कितने देर में होगी। उसके बाद में डिजीज स्टेट, अगर पर्सन को कोई डिजीज है ऑलरेडी तो उसके केस में भी कई सारी चीजें जो है मैटर करती है कि बायो अवेलेबिलिटी डिले होंगी या फास्ट होंगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख ली है लिस्ट ऑफ फैक्टर विच अफेक्ट दी बायो अवेलेबिलिटी। कभी कभी बोलते हैं कि डिफाइंड बायो अवेलेबिलिटी एंड लिस्ट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और ऐसा एक बना के आ जाना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हो गया, इन सारे फैक्टर्स को हम डिटेल में भी देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अब 2 डेफिनेशन और बची हुई है हमारी, वो है क्लिनिकल इक्विवेलेंस और थेरापेटिक इक्विवेलेंस, ठीक है। रिलेटेड टू बायो अवेलेबिलिटी से ही रिलेटेड है। व्हेन क्लिनिकल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग और एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम 2 डिफरेंट फॉर्मुलेशन, 2 डिफरेंट फॉर्मुलेशंस है, ठीक है। जैसे कि क्रोसिन एडवांस और कालपोल, ये 2 डिफरेंट फॉर्मुलेशन है, ठीक है, पर उनकी बायो अवेलेबिलिटी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, उतना ही लग रहा है, कालपोल को भी उतना ही समय लग रहा है और क्रोसिन को भी उतना ही समय। 2 अलग अलग ब्रांड है, 2 अलग अलग फॉर्मुलेशन है, पर सब में दोनों में क्या है, पैरासिटामोल ही है। तो जब वो एक साथ एक जैसा इफेक्ट दिखाती है, सेम इफेक्ट दिखाती है, देन इट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल इक्विवेलेंस। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? व्हेन क्लिनिकल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग और एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम 2 डिफरेंट फॉर्मुलेशन, 2 डिफरेंट फॉर्मुलेशन मतलब कि क्रोसिन की आपने सायरप ले ली और क्रोसिन की टैबलेट ले ली, 2 अलग अलग फॉर्मुलेशन हो गए, ठीक है। तो या फिर क्रोसिन की आपने एक टैबलेट क्रोसिन की ले ली, दूसरी आपने कालपोल की ले ली, अलग अलग फॉर्मुलेशन हो गए, बराबर। तो इनकी जब बायो अवेलेबिलिटी सेम आती है देन इट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल इक्विवेलेंस। समझ में आ गया? थेरापेटिक इक्विवेलेंस मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से, ऊपर वाली चीज को थोड़ा सा और अच्छे से मॉडिफाई करके बताया गया है। इफ 2 और मोर सिमिलर डोसेज फॉर्म, 2 डोसेज फॉर्म की बात हो रही है ऑफ सेम ड्रग, वही क्रोसिन की टैबलेट और कालपोल की टैबलेट, दोनों में क्या है, पैरासिटामोल, रीचेस टू दी ब्लड सर्कुलेशन एट दी सेम रिलेटिव एक्सटेंट, उतने ही अमाउंट में उसी रेट से जब पहुंचती है, प्रोड्यूसेस सेम थेरापेटिक इफेक्ट, देन इट इज कॉल्ड एज थेरापेटिक इक्विवेलेंस। समझ में आ गया क्या कहा मैंने? वापस एक बार देख लो। इफ 2 और मोर सिमिलर डोसेज फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 डोसेज फॉर्म है, दोनों का एक्शन सेम है, दोनों का एक्सटेंट सेम है, एक ही समय पे पहुंच रही है, दोनों का रेट सेम ही है, एक अमाउंट में पहुंच रही है और सेम थेरापेटिक इफेक्ट दे रही है, ठीक है, तब उसको हम कहते हैं थेरापेटिक इक्विवेलेंस। समझ में आ गया? तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, थेरापेटिक इक्विवेलेंस, क्लिनिकल इक्विवेलेंस, बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी और रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। ये एक एक नंबर के लिए डेफिनेशन पक्का आती है एग्जाम में, और लिस्ट ऑफ फैक्टर्स हमने देखा। थैंक यू।